हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार मील अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद सुनील के मील में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको शीतलाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संसद। संसद के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रकार की परीक्षाएं, चाहे नेट हो, चाहे थर्ड ग्रेड परीक्षा हो, या लेक्चरर हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, रिट हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में संसद के बारे में काफ़ी हद तक प्रश्न पूछा जाता है। आज हमारा टॉपिक है संसद, क्योंकि संसद हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अपन संसद के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बारीकियां रह जाती हैं जिनके कारण हमें परीक्षा में जो प्रश्न है वो सही होते होते गलत हो जाता है। हमें संसद के बारे में जितना भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए, उनको सरल भाषा में उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अपना जो इसमें वीडियो है ये आप देखने के बाद में आपको एक बार में याद हो जाएगा, आपको दोबारा याद करने की या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सर्वप्रथम अपन मानते हैं कि संसद क्या है। देखिए, संसद को चूंकि अन्य भी कई नामों से जानते हैं, जैसे संसद को विधायिका या व्यवस्थापिका और इंग्लिश में से पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सभी देशों में जो संसद होती है उसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि भारत की जो व्यवस्थापिका या विधायिका है उसे अपन संसद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटेन की संसद है उसका नाम पार्लियामेंट है। या इसी प्रकार से जैसे कि अमेरिका की संसद है उसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ये सब जापान की संसद है, राइट है। अपन सभी की संसद का अलग अलग नाम है। हमारी भारत की जो संसद है उसे अपन जो व्यवस्थापिका उसे संसद के नाम से जानते हैं। आज अपन संसद के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम अपन संसद क्या है। देखिए, अपन ने कई बार नाम सुना है सरकार का। सरकार क्या है? और सरकार के बारे में अपन जानते हैं कि सरकार दो प्रकार की होती है। एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। जब बात करते हैं संसद की, तो संसद की बात कर रहे हैं तो मतलब है संसद केंद्र सरकार से इसका संबंध है। अगर राज्य सरकार से मतलब निकालें तो राज्य सरकारों की जो संसद होती है उसे विधानमंडल के नाम से जानते हैं। क्योंकि अपना टॉपिक है संसद के बारे में है तो अपन केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। एक प्रश्न है और भी आपके दिमाग में आ सकता है कि ये जो सरकार शब्द है ये कहां से आया। तो देखिए, आप लोगों ने कई बार एक नाम पढ़ा होगा राज्य। राज्य, क्योंकि राज्य शब्द स्टेट के लिए काम में लिया जाता है, राज्य स्टेट को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य जो अपना राजस्थान है या हरियाणा पंजाब से मतलब नहीं है। इसका राज्य से मतलब है एक देश से, एक राष्ट्र से। और राजनीति विज्ञान में देश को ही एक राज्य कहा जाता है, देश को राज्य कहा जाता है। अब राज्य के लिए चार चीजें होनी आवश्यक होती हैं, जैसे कि निश्चित आकार या भूभाग, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, या इसके अलावा संप्रभुता, और एक होती है इसमें सरकार। देखिएगा आप, इसमें चूंकि एक राज्य के लिए चार चीजें होनी आवश्यक होती हैं, चार आवश्यक तत्व होते हैं राज्य के लिए। निश्चित भूभाग, चूंकि अपन को पता है कि भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसका मतलब है कि एक निश्चित भूभाग भारत का है। जनसंख्या भी भारत में निवास करती है, जो कि कभी इनकी संख्या बढ़ जाती है, कभी ऐसा भी हुआ कि भारत की जनसंख्या कम भी हुई है, तो मतलब एक निश्चित जनसंख्या भी यहाँ पर निवास करती है। संप्रभुता, भारत की जो संप्रभुता होती है वो भारत के राष्ट्रपति में निवास करती है। संप्रभु होता है आदेश देने की सर्वोच्च शक्ति जिस व्यक्ति के पास में होती है उसे संप्रभु कहते हैं। और भारत का संप्रभु राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के नाम से ही अपन दूसरे देशों के साथ में किसी प्रकार के संधि या समझौते कर सकते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में अपना कोई कानून है वो लागू हो पाता है। और राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक सरकार होती है। और सरकार के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। सरकार के कौन कौन से तत्व होते हैं।
तो देखिए सरकार होती है, उसके 3 आवश्यक अंग होते हैं। सरकार के लिए 3 आवश्यक अंग कौन से हो सकते हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा इसमें न्यायपालिका। न्यायपालिका अपन इस जो विधायिका है अपन इसी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, और बाकी जो कार्यपालिका न्यायपालिका नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे उसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं विधायिका की। विधायिका या संसद, क्योंकि इसको अपन लिख रखा है संसद है। अब संसद का देखिए, एक भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 79 79। अनुच्छेद 79 क्या बोलता है कि भारत की एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इस चीज का उल्लेख किया गया है। अब सबसे पहले अपन लोकसभा के बारे में अध्ययन करते हैं, ये लोकसभा क्या चीज है, और अपने टॉपिक भी इसी को ये नाम देंगे, लोकसभा का गठन है। लोकसभा का गठन देखिए, सर्वप्रथम आप याद रखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में चर्चा की गई है कि लोकसभा का गठन किस प्रकार का होगा। देखिए, लोकसभा को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं, लोकप्रिय सदन भी इसे कहा जाता है, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, और इसे अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि एग्जाम में लोकसभा का नाम का ही उल्लेख करे, इनमें से किसी का भी सदन का नाम लिख सकता है। और इसमें से जैसे कि अस्थायी सदन कहा जाता है लोकसभा को या राज्यसभा को, तो चूंकि आपको इस दो 4 नाम है, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, यदि आपको ये ध्यान है तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, आप आराम से इसको याद कर लेंगे। कई बार अपन किताब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज याद हो जाती है कि इस व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में याद करने के लिए क्या है, ये तो हमें आसानी से याद हो जाता है। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न है उनका जो पहले जीवीए हुआ करता था, आसान प्रश्न पूछे जाते थे, अब उनका तरीका वो नहीं रहा है। अब इसमें तर्क दिया जाता है और तर्क के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आप कोई भी चीज की जानकारी है कि अगर 4-5 प्रश्न इस प्रकार के आते हैं तो उसमें 1-2 प्रश्न है वो सही हो जाता, बाकी के 3 प्रश्न है वो गलत होने की संभावना अधिक होती है। और वो अधिक इसलिए होती है क्योंकि अपन आसान समझकर इस चीज को छोड़ देते हैं, ढंग से याद नहीं करते, जिसके कारण ये गलत हो जाता है। अपन ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, अब मैंने इन 4 का उल्लेख किया है, आप इनको याद कर लें। सबसे पहले अपन इसमें संसद में लोकसभा का पढ़ रहे हैं, और ये जो पहला वीडियो है ये लोकसभा पर ही आधारित होगा। लोकसभा का, संसद का पहला सदन है लोकसभा, और लोकसभा में आप सबसे पहले देखें कि इसमें नंबर में नंबर लगाता जाता हूं और आप इसको देखते जाएं और लिखते जाएं, याद करते जाएं। सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, आप देखिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कई बार पूछ लिया जाता है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो आप इसमें याद लिखें अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसके अलावा अपन से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या है 545। कई बार पीछे प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसमें राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। इसको भी याद रखें। ये जो राष्ट्रपति 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं,
या इसको अंग्ल भारतीय नाम से भी जाना जाता है। अंग्ल भारतीय ये 2 सदस्य हैं जिनको लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ होता है, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो ऐसे क्षेत्रों से 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। उसके बाद में अगर इसमें बात आती है कि ये जो 2 सदस्य या 545 सदस्य हैं या 552 जो भी हैं, इन पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे, ये आप कह सकते हैं कि राज्यों से कितने सदस्य चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुने जाएंगे। तो एक प्रश्न तो मैं पहले बता दूं कि लोकसभा में राजस्थान से 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। राजस्थान से 25 सदस्य हैं वो लोकसभा में जाते हैं, पहली बात तो ये। फिर बात करते हैं यदि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है तो राज्यों से कितने सदस्य चुने जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुनकर जाएंगे। तो देखिए आप याद रखें इस चीज को, राज्यों से चुनकर जाएंगे 530। अगर सदस्य संख्या अधिकतम 552 है तो उसके बाद में 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और उसके बाद में 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। 530 20 2 552। ठीक है। अगर अपन से परीक्षा में प्रश्न ये पूछे कि अगर सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी, तो आप इसमें 530 वाला कॉलम याद रखें। 530 प्लस इसमें जो 20 के अधिकतम हो सकते हैं वर्तमान में कितने 13, और उसके बाद में राष्ट्रपति मनोनीत करेगा 2 बराबर है 545। 530 और 13 543, 2 545। यानी कि कहने का मतलब है कि निर्वाचन है वो वर्तमान में इन्हीं का 3 का हुआ है। निर्वाचन 530 और 3 543। 543 का निर्वाचन होता है और 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, देख लिया होगा आपने। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं। लोकसभा के सदस्य को कहा जाता है सांसद। लोकसभा सदस्य, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एमपी। एमपी का मतलब होता है पार्लियामेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से इसे जाना जाता है। और लोकसभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इस चीज को आप देखें। और पहले जो लोकसभा की सदस्य संख्या 552 की बात कर रहे हैं, पहले इसकी सदस्य संख्या 500 थी, लेकिन 31वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा उसमें बात करते हैं निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन है किस प्रकार से होता है, तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा इनका चुनाव होता है। और जनता के द्वारा भी किस प्रकार से होता है वो देखिए। जनता के द्वारा होता है वयस्क मताधिकार के द्वारा। वयस्क मताधिकार के द्वारा। वयस्क मताधिकार से मतलब है भारत का नागरिक हो और जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो वह व्यक्ति मतदान कर सकता है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम लिखा जा चुका है और मतदान करने की आयु प्राप्त कर ली है, भारत का नागरिक है, वह स्वयं जाकर मतदान कर सकता है लोकसभा के चुनाव में। ठीक है, उसके बाद में अगला चीज आती है इसमें कुछ आरक्षण भी होता है। तो देखें, हमेशा याद रखें, लोकसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण है केवल जो आरक्षण दिया गया है वो केवल है SC और ST।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी भी जाति को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है। आरक्षण केवल इन दो जातियों को प्राप्त है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आप याद रखें 95वां संविधान संशोधन हुआ था, 95वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण था, इनके अलावा जो आंग्ल भारतीय उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो एंग्लो इंडियन है उनको जो आरक्षण है वो 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा 2020 तक यथावत रखा गया था। 2020 कब है? 24 जनवरी 2020 तक इनको आरक्षण दिया गया था। अभी जैसे कि मार्च चल रहा है, इनका आरक्षण कभी का खत्म हो चुका है। इसलिए सरकार, जो केंद्र सरकार है, अभी 126वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई है, और जिसमें एससी और एसटी और आंग्ल भारतीय जो समूह है, इनको जो आरक्षण है वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि 10 वर्ष तक के लिए इनका जो आरक्षण था वो बढ़ा दिया गया है। इनको 2030 तक आरक्षण मिलता रहेगा। लोकसभा में केवल एससी और एसटी को ही आरक्षण प्राप्त है। अन्य किसी भी, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे महिला हो या अन्य किसी भी समूह का हो, उसे किसी प्रकार का आरक्षण प्राप्त नहीं है। एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय, इनके अलावा किसी भी समूह को किसी प्रकार का कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं किस प्रकार की हो सकती हैं? आप देखिए सभी, चूंकि अपन बहुत सारी किताबों में पढ़ते भी हैं, 2-3 चीजें अपन को याद भी हो जाती हैं। जैसे कि पहली इसमें ये होती है, वह भारत का नागरिक हो। ये कॉमन सी चीज है, सबको पता होता है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वह भारत का नागरिक हो। जो विशेष चीज है वो ये है, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। इसके अलावा जो तीसरी योग्यता है वो है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। और चौथी योग्यता है कि वह किसी न्यायालय के द्वारा पागल, दिवालिया या विकर्षित घोषित ना किया गया हो। ये 4 प्रकार की योग्यताएं हैं, ये लोकसभा सदस्यों के लिए आवश्यक होती हैं। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, और वह किसी न्यायालय के द्वारा पागल, दिवालिया या विकर्षित घोषित ना किया गया हो। ये 4 योग्यताएं हैं, ये लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक होती हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कार्यकाल। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये विशेष याद रखने के लिए भी है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से मतलब है कि लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। लेकिन यदि किसी मंत्री या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाता है। यानी कि लोकसभा यदि समय से पहले भंग हो गई है तो लोकसभा भी, सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। ये लोकसभा पर डिपेंड करता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर गई है तो इनका समय से पहले ये लोकसभा भंग कर दी जाती है। इसी कारण से अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि कार्यकाल 5 वर्ष है लेकिन समय से पहले ये भंग हो सकती है। उसके बाद अपन बात करते हैं 70 की। 70 देखिए 70 3 प्रकार के हैं। 70 3 प्रकार के कौन से हैं? पहला है बजट 70, दूसरा है मानसून 70 और तीसरा है शीतकालीन 70। शीतकालीन 70 है। ये 3 प्रकार के 70 हैं। ये बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में।
लेकिन 70 को अधिवेशन भी आप कह सकते हो, इसे सेशन के नाम से भी आप इसे जानते हो। आप देखें कि ये 3 प्रकार के सत्र हैं, ये बुलाए जाते हैं, लोकसभा के लिए बात कर रहे हैं अपने। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि यदि किसी कारण से ये तीनों सत्रों का आयोजन नहीं किया जाता है तो कम से कम 2 सत्र अवश्य ही आयोजित किए जाने चाहिए, और दोनों सत्रों के मध्य भी 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के मध्य। 3 सत्र बुलाए जाते हैं, अच्छी बात है। अगर किसी कारण से तीनों सत्रों का आयोजन नहीं किया जा रहा है तो कम से कम 2 सत्र अवश्य आयोजित किए जाएं, और दोनों सत्रों के मध्य कम से कम 6 माह का अंतराल अवश्य होना चाहिए, या कह सकते हो कि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अपन बात करते हैं अच्छा, एक बात है और बताऊं मैं आपको, ये जो सत्र है ये सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, यानी कि सत्र जो आहूत है, सत्र आहूत करने का कार्य भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति सत्र का सत्रावसान भी करता है, या इसके अलावा जो सत्र का जो शुरुआत होती है उसका जो अध्यक्षीय भाषण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आगे बात करते हैं इसका पदाधिकारी, क्योंकि हर चीज के लिए एक अधिकारी का होना आवश्यक होता है। अधिकारी कौन सी क्या हो सकते हैं वो देखें आप। पदाधिकारी, देखें लोकसभा में 2 प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, एक होता है लोकसभा अध्यक्ष और एक होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। इसको अपने अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, और ये उपाध्यक्ष है इसे डिप्टी स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अपने वर्तमान की बात करें तो लोकसभा का वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला ये अपने कोटा बूंदी जो संसदीय क्षेत्र है वहां से चुने गए हैं, और अभी ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो मई 2019 से उपाध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है, इसकी किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है। अभी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा, लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य अपने में से, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। याद रखें, लोकसभा के सभी सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। जैसे कि अपन ने ओम बिड़ला की बात की तो ओम बिड़ला कोटा बूंदी से के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो ये लोकसभा के सदस्य हैं और स्पीकर चुन लिए गए। अभी इन आगे देखिए अपन बात करते हैं कि लोकसभा के पदाधिकारी आ गए इसमें। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि शपथ और देखिए शपथ कौन दिलाता है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की होती है, लेकिन बहुधा ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति ने स्वयं शपथ ना दिलाकर किसी एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो शेष सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। अभी जैसे कि कौन होता है वो सदस्य जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो वो लोकसभा का ही सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ सदस्य हो सकता है, और इस वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। इसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर होता है, ये प्रोटेम स्पीकर है की नियुक्ति हो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करने के बाद में जो प्रोटेम स्पीकर है ये शेष सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। शपथ वो कर्तव्य परायण और गोपनीयता दिलाई जाती है। कर्तव्य पालन और गोपनीयता की इन्हें शपथ दिलाई जाती है। ये शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकता है, या राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को शपथ दिलाकर उसे नियुक्त करेगा शेष सभी सदस्यों को शपथ दिलाने की। ये जो सदस्य शपथ दिलाएगा इसे जाना जाता है प्रोटेम स्पीकर के नाम से।
ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं कि क्या लोकसभा के सदस्यों को समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। तो आप 1 2 3 4 बार, जहां तक मुझे याद आ रहा, कई परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ भी है कि लोकसभा के सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। आप याद रखें कि इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक लोकसभा का सदस्य है, बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। 60 दिन यानी लगभग 2 महीने, 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो इस आधार पर भी उसे लोकसभा का अध्यक्ष है इसे हटा सकता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के नियोग्यताएं हैं, जैसे कि वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो या कार्य करने के अयोग्य हो गया हो, तो उस आधार पर भी वो पद से हट सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई लोकसभा का सदस्य है, वह राज्यसभा का सदस्य भी चुन लिया गया हो, या मान लीजिए कि लोकसभा का सदस्य है, वह किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य भी चुन लिया गया हो, तो वह दोनों में से किसी एक पद पर ही बना रहेगा, एक पद पर उसे त्याग पत्र देना होगा, तो इस आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। ये 2-3 शर्तें हैं जिनके आधार पर ये जो लोकसभा के सदस्य हैं इन्हें पद मुक्त किया जा सकता है। बाकी का इनका कार्यकाल है 5 वर्ष का है, लेकिन इनके अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनका कार्यकाल है 5 वर्ष से पूर्व भी समाप्त हो सकता है। ये लोकसभा से संबंधित कुछ चीजें की जानकारी है मैंने आपको दी। लोकसभा के बारे में काफी हद तक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि अभी जैसे कि प्रश्न काल चल रहा है, सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है, कई बार परीक्षा प्रश्न पूछ लिया गया कि लोकसभा का जो प्रश्न काल चलता है कितने समय के लिए होता है, ठीक है ना, 1 घंटे का जो चलता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, ये लाइव टेलीकास्ट भी होता है इस चीज का। तो ये जो लोकसभा से संबंधित जो प्रश्न है आप इनको देखें। लोकसभा का बड़ा आसान सा है और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कुछ लग रहा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैनल जो अपना वीडियो आएगा उसमें अपने राज्यसभा के तो जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।